हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। यहाँ पे अभी हम आज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीके जीएस का टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में क्या है, ये सभी सेक्शन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेगा जिसमें कि हमको बहुत बेनिफिशियल होता है अपने आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए आगामी एग्जाम को देखते हुए ही क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किया गया है, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद की शपथ कौन दिलवाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसको शपथ कौन दिलवाता है, तो ये होता है भारत का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर जाएगा भारत का राज्यपाल। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करेगा। तो अब एक बात बताइए कि चुनाव से संबंधित चुनावों का निपटारा कौन करता है। तो भारत के चुनाव आयुक्त करता है? नहीं। संसद की संयुक्त समिति करती है? सर्वोच्च न्यायालय करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यह क्या है कि आर्टिकल 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निपटारा करता है और इसका ही फैसला अंतिम होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो बोला उसका ही फैसला अंतिम होता है। और किस आर्टिकल के तहत यह है संविधान के, तो संविधान के आर्टिकल 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। किसमें है आदर्श निहित? 7वीं अनुसूची में है, प्रस्तावना में है, मूल अधिकार में है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य है तो ये है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अब ये कहोगे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग संविधान के भाग 4 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक कहाँ आता है? संविधान के भाग 4 में आता है और आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में जो मत देने का अधिकार है, मतलब वोटिंग का जो राइट है, और जो हम चुने जाते हैं, इलेक्ट होने का अधिकार है, वो क्या है? तो ये है आपका विधिक अधिकार है, मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, कि संवैधानिक अधिकार है। तो देखिए ये है एक संवैधानिक अधिकार। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल किसके द्वारा? आर्टिकल 326 के द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। तो यह एक संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। कहता है निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ये पता नहीं कौन सा फॉन्ट आ गया है। बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, गृह मंत्री होता है, या कैबिनेट, ये कैबिनेट सचिव होगा यहाँ पे। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट कैबिनेट सचिव। एक सेकंड, क्या हो रहा है? कैबिनेट सचिव होगा। तो ऑप्शन में जहां पे ये कैबिनेट सचिव है यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा? कैबिनेट सचिव। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट सचिव। सवाल नंबर आपका 5 का। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि हाँ, कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है वो पद से कैसे हटा सकते हैं? तो कहता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लाए गए अविकास प्रस्ताव, अविश्वास होगा, अविश्वास प्रस्ताव, ये अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा
एक प्रस्ताव जो लोकसभा के कुल सदस्यों के आधे से कम नहीं हो। अच्छा, लोकसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 1/2 से पारित प्रस्ताव द्वारा, और एक है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही आंसर होगा। सही आंसर होगा क्या कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन कैसे? तो हटाया जा सकता है आपका सेम लोकसभा के लोकसभा के सभी सदस्यों लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि निर्वाचित संसद का प्रावधान है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, मौलिक अधिकार का प्रावधान है, कोई वंशानुगत शासक नहीं है। देखो गणतंत्रात्मक है, यहाँ क्या है कि संविधान का शासन चलता है, किसी का वंशानुगत नहीं है। तो ऑप्शन होगा कोई वंशानुगत शासक नहीं है, इसलिए यह गणतंत्रात्मक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद दिए थे, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय और राजकुमार शुक्ल। तो आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल होगा। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो रामानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल और सच्चिदानंद सिन्हा। तो आंसर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल। तो पटना में अनुशीलन समिति का जो एक उसका भाग ही कहो या एक ऑफिस कहो, जो कौन खोले थे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल खोले थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, जो भी हो कमेंट में हमें करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा, और इस क्वेश्चन से आप जो सीख रहे हैं बस फॉलो करते जाओ। इतना विश्वास है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन मैच करेगा और बिल्कुल करेगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला है कैमूर रेंज, कांवर झील, खड़गपुर झील या बरौली झील। कौन सा ऑप्शन है? ये है कांवर झील। पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, बाकी सभ्यता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था वो कौन था? तो अशोक था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य था या बिंदुसार था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। वह क्या किया था कि अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, और जैन धर्म को अपनाने के बाद ही इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। जैन धर्म का दीक्षा किससे लिया था? तो भद्रबाहु से लिया था। भद्रबाहु से लिया था। और लास्ट समय, अपना अंतिम समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में जाकर के बिताए थे, और 298 ईस्वी पूर्व में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो दीक्षा को किससे लिए थे? तो भद्रबाहु से लिए थे। ठीक है। और कैसे मरा था यह? तो उपवास करके मरा था। उपवास। और उपवास को क्या बोलते हैं? तल्लेखना। ठीक है। कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में क्या किया था? अंतिम समय में दीक्षा लिया था जैन धर्म का। किससे लिया था? तो भद्रबाहु से लिया था। किससे लिया था? भद्रबाहु से लिया था। और कहाँ चले गए थे? तो श्रवण बेलगोला चले गए थे। 298 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? तो निधन हो गया। और कैसे निधन हुआ?
तो उपवास से निधन हुआ था, जिसको कि संलेखना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो मथुरा कला, गांधार कला, मधुबनी कला, इनमें से कोई नहीं। तो गांधार कला को बौद्ध कला के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग बहुत बार पूछा गया है यही एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा कि गांधार कला को है बौद्ध कला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर आपका है 14। 14 नंबर सवाल क्या कहता है? 14 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया? देखो, एक होता है अमीर का दमन, मतलब जो राजा वगैरह जो ढेर सारा पैसा वाला आदमी था, एक अमीर। एक हो गया जो दिल्ली सल्तनत है उसमें है 40 सरदार का दमन, जिसको चहलगामी कह भी कहा जाता था। तो अमीर का जब दमन कहने को बोले तो बोलना इल्तुतमिश। अमीर का दमन करने कौन किया था अमीरों का दमन? तो इल्तुतमिश। लेकिन यही बोले कि चहलगामी 40 सरदारों का जो एक कमेटी बन गया था शासन करने के दौरान, तो इस सरदारों को दमन कौन किया था? तो इसका जो दमन करने वाला था तो वो बलबन था। तो इस सवाल पर खासा ध्यान दीजिएगा कि जब सिर्फ अमीरों का, रिच पर्सन का दमन करने का बात आएगा तो आंसर होगा इल्तुतमिश। लेकिन जब आएगा कि 40 सरदारों का जो कमेटी था उसका दमन कौन किया था, तब आएगा बलबन का। ध्यान देना इस बात को। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि दिल्ली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 में। 1780 से 84 में। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और यह जो समाप्त हुआ 1784 में वह हुआ मैंगलोर की संधि के साथ। ठीक है, इस तो मैंगलोर की संधि के साथ यह समाप्त हुआ। और गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। हैदर अली इसके अपोजिशन में लड़ रहे थे। चलिए, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह कहने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड डफरिन था, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, अरविंद घोष थे, तो कौन था? तो यह था आपका लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। आंसर क्या होगा इसका? एक लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। डफरिन ने ही बोला था कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ अल्पसंख्यक, मतलब सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है और कुछ नहीं था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन थे, आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानाडे या गोपाल हरि देशमुख? तो ये थे एमजी रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कौन किए थे? एमजी रानाडे। और कब किए थे? तो 1867 में किए थे। कब किए थे? 1867 में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर तथा विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? जो वित्तीय व्यवस्था था, टैक्स पॉलिसी था, उसका मुख्य विशेषता क्या था? तो मुद्रा प्रणाली था, अधिशेष लगान था, भू राजस्व था, या बंदरगाहों से आमदनी था? तो मुख्य था इसका क्या? भू राजस्व। कौन सा था? भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 19 नंबर 19 नंबर क्या कहता है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? मतलब ऐसा भी सवाल है कि कोई मुगल बादशाह था जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, वह कौन था? तो हुमायूं था, जहांगीर था, अकबर था, या शाहजहां? तो कौन था? आपका था यह
अकबर। किसके विरुद्ध हुआ था? अकबर के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि नीचे दिए घटनाओं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। एक हाँ, तो रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट देखो ये मार्च में आया था। रॉलेट सत्याग्रह अप्रैल में शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था ये दिसंबर में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल, इसको तो हर विद्यार्थी जानता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मतलब कि डी का होगा आपका 3। यहाँ से एक बार इसको हम मिटा लें थोड़ा सा, तो एक बार में देखो ये सब हो जाएगा। मिलान करने वाला में क्या है ना कि आप ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में देखोगे तो आपको ज्यादा बेहतर ढंग से छाट सकते हो यदि पूरा का पूरा याद नहीं है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह मार्च लिखा हुआ है, फॉन्ट का प्रॉब्लम है। रॉलेट एक्ट जो आया था वह 19 मार्च को आया था। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर को हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 3। 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में, माने बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पर 4 है, 3 है, बांग्लादेश है। देखो बांग्लादेश से तो सबसे ज्यादा है, तो बांग्लादेश को तो हमेशा अंतिम में होना जरूरी है। यहाँ बांग्लादेश बीच में, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ बांग्लादेश बीच में, ये आंसर नहीं होगा। बात खत्म। अब ये आपको बात का पता हो कि नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, ठीक है, चीन है और बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ होता है 4096 किलोमीटर, ठीक है, और चीन के साथ होता है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर ये होता है चाइना के साथ। पाकिस्तान के साथ होता है आपका 3323 किलोमीटर। इसके साथ होता है 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ होता है मात्र 1751 किलोमीटर। तो आप जब यह ऑप्शन, ये देखो, एक तो डाटा तुमको पहले पता हो, नहीं तो ये जान लो कि नेपाल होगा, फिर पाकिस्तान होगा, फिर चाइना होगा और सबसे लास्ट में बांग्लादेश होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा जो है वो किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ, लेकिन सबसे कम जो है वह है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर का बाउंड्री लाइन मैप में दिखता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 22 नंबर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है। तो बिहार का ये है, तो बिहार में मुंगेर, रोहतास, जमुई और नवादा ये है धारवाड़ वाला, ये रोहतास नहीं है। रोहतास और कैमूर दो एक साथ है, रोहतास और कैमूर, धारवाड़ वाला नहीं है, ठीक है। इसमें है आपका मुंगेर है, धारवाड़ वाला में मुंगेर है, नवादा है, जमुई है, सब शामिल है। रोहतास जो है दक्षिण पूर्व पश्चिम बिहार का, दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें आती है, समझ गए, समझ गए। तो आपका रोहतास और कैमूर जो है वो क्या है, विंध्य क्रम में आता है, विंध्याचल वाला जो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा ठीक है, विंध्य क्रम से तुम लोग समझ जाओगे, ये हिमालय वाला जो सबसे निचला क्षेत्र होता है उसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ये फॉन्ट गलत है, उसे चेंज कर देंगे। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, तो यह है आपका सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा मैकाल नहीं है, सतपुड़ा अरावली नहीं है, विंध्याचल अरावली नहीं है, ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा घाटी पड़ता है, ठीक है।
आप हमको बताइएगा एक 24 नंबर सवाल तक यदि आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस, तो एक बात बताना कि कितना क्वेश्चन आपको पर डे चाहिए, कितना क्वेश्चन हर एक वीडियो में चाहिए मिनिमम एवरेज, जो आपके लिए सफिशिएंट हो कि हाँ लगे। लेकिन क्वेश्चन जो भी रहेगा एकदम ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है और कोई बकवास नहीं, सीधा हमको अपने एग्जाम पे फोकस करते हुए इसको करना है। और जितना बार हम गुजरे हुए होंगे उस सवाल से, उससे क्या फायदा होता है कि एग्जाम में गलत होने का चांसेस बहुत मिनिमम होता है, जिससे कि हमको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी बनता है। अफ्रीका सवाल है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कलिमंजारो। तो सबसे पहले ये जान लो कि माउंट कलिमंजारो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कहाँ है? तो अफ्रीका में है। अफ्रीका का कौन सा देश में है? तो कौन सा देश में है? यह केन्या में है, मलावी में है, तंजानिया में है या जाम्बिया में है? तो यह है तंजानिया में। तो सवाल जो आपका 24 का है कि कलिमंजारो कहाँ है? तो तंजानिया में है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो भारत का जब ग्रीष्मकालीन मानसून का दिशा देखोगे तो मानसून इधर से इंटर करता है और इधर से होते हुए आता है। मतलब आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से यह उत्तर की ओर बढ़ेगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाता है ना? यही ना मानसून इधर आता है, फिर इधर बिहार उहार सगरो होते हुए बारिश होता है। तो इंटर करता है इधर केरला के साइड से दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में वर्षा होती है बरसात के मौसम में। तो चलिए, हाँ चलिए, ओहो थैंक यू। तो आज के लिए आपका मात्र 25 सवाल ही हम लेकर के आए थे। आगे से आप हमको कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि कितना सवाल चाहिए। ऐसे आपको प्रत्येक दिन आपका ये सीरीज चलता रहेगा, जिससे कि क्या है कि हमको प्रैक्टिस होता रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।